हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम डेट आ चुका है, 23 फरवरी को पेपर शुरू हो रहे हैं। तो आज के इस क्लास में जो एसएससी जीडी के पेपर में जीके के सबसे महत्वपूर्ण और बार बार 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो 20 प्रश्न आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन हिंदी के देखेंगे। इसके अलावा आज के सेशन में केवल 10 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कस करेंगे। यानी आज का ये क्लास केवल 50 क्वेश्चनों का रहने वाले हैं, लेकिन पूरे 100 नंबर का होगा। यदि आज का ये क्लास आप पूरा देख लिया और पूरे 50 क्वेश्चन को तैयार कर लिया, तो समझिए आपके रियल पेपर में कम से कम 70 नंबर का ये प्रश्न हो सकता है, क्योंकि जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी टाइप के सवाल बार बार एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में सवाल देखने को मिल रहा है। तो आज के इस क्लास में उन्हीं मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और आप सभी का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो देखिए, हर बार ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 घंटे में समाप्त हो जाता है, और इसी 1 घंटे में 20 क्वेश्चन जीके मिलते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी मिलते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है। एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलता है, यानी 160 नंबर का पेपर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मिलता है। लेकिन इसके अलावा जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ भी रहता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहते हैं। तो सवालों का लेवल किस तरह के हो सकते हैं, तभी तो 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज के इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। टारगेट हमारा एक ही है, 23 फरवरी। आप अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, जिससे आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर करें और इस बार एक सीट आप पक्का कर सकें। ओके, तो आज का ये क्लास मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 रहने वाले हैं। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आज के सेशन से आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न, प्रथम पैरालंपिक खेल कहां पर आयोजित हुए थे? प्रथम पैरालंपिक खेल किस शहर में आयोजित हुए थे? तो ये रोम शहर में आयोजित हुआ था प्रथम पैरालंपिक खेल। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को, मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? मुथुस्वामी दीक्षितार किस संगीत के महान प्रख्यात गायक, संगीतकार और कवि थे? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित रखते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था, जिसने समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया? बताइए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किया गया था, जिसने समाज का समाजवादी स्वरूप स्थापित किया था? आप सभी को मालूम होगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना तो 1956 में स्टार्ट हुआ था। तो इस सवाल का राइट आंसर द्वितीय योजना आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में भी जाना जाता है? सरकारी संपत्तियों की बिक्री को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे बी निवेश के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 1920 में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी तो स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन में से पूरे क्वेश्चन सही करके आ जाते हैं। ओके, यदि आपका तैयारी अच्छी होगी तो आप भी कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन सवाल इसमें पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ओके, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली उत्तरी भारत से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। कथक है भाई, उत्तरी भारत से यानी यूपी से संबंधित है। कथक, कथकली कहां से है? केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। तो आप बताइए कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? ये सवाल आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा।
पक्का ये 2 नंबर आपको देकर जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो इस सवाल का राइट आंसर उत्तरी भारत से संबंधित पूछा है, तो कथक हो जाएगा, यूपी से संबंधित है कथक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था। मौखरियों ने पूर्ववर्ती गुप्तों की बराबरी करने के लिए किस उपाधि का अनुकरण किया था। तो ये महाराजा धीराज की उपाधि का अनुकरण किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी। बताइए, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, यानी किस वर्ष में। तो 1966 में शुरू हुई थी भारत में हरित क्रांति। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, किस राज्य के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसार सोना चुक्सम करते हैं। तो साथियों, किस राज्य के किन्नौरी लोग किन्नौरी नृत्य लोसार सोना चुक्सम करते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौरी लोग करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि 1961 में स्टार्ट हुआ था, 1966 में समाप्त हो गया था। तो इसके दौरान किस बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। बताइए, पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में तीसरी योजना अवधि के दौरान किस बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो इस टाइम कौन सा युद्ध चल रहा था। तो 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। तो ये सबसे बड़ी चुनौती था भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, संसद की संयुक्त बैठक किसके बी नियमों द्वारा संचालित होती है। संसद की संयुक्त बैठक किसके बी नियमों द्वारा संचालित होती है। तो लोकसभा के बी नियमों द्वारा संचालित होती है जो संसद की संयुक्त बैठक होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हुआ था। तो भारत के 2 राज्यों में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय काम का अधिकार की गारंटी देता है। बताइए, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम देता है जो कि 100 दिन आपको काम मिलते हैं इसमें। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 को, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी पश्चिम भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला के आसपास किस समूह के लोग बस गए थे। तो कुषाण समूह के लोग बस गए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। जैसे शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार बन चुका है, ये कानूनी का अधिकार हो चुका है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, एक यह आपका कानूनी अधिकार में शामिल हो चुका है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को, सिगमो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए, सिगमो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये गोवा राज्य में मनाया जाता है सिगमो उत्सव। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 19 को, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी बताइए। तो 48वें नंबर पे भारत थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों, क्या आप बता सकते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। कोई बता सकता है भाई, बताइए कमेंट सेक्शन में। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था इसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते थे। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। इस सवाल का राइट आंसर देखते हैं कौन देता भाई। ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 किसे मिला था। जो 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया था तो किसे दिया गया था बताइए। तो सूर्यबाला को किया गया था सम्मानित। सी ऑप्शन
राइट आंसर है। तो साथियों पहले सब्जेक्ट में यानी पहले पोर्शन में आप सभी का जीके से 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना आज के सेशन से। नेक्स्ट अब हिंदी के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, लगभग 15 से 16 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, निम्न में से होनी का विलोम क्या होगा? होनी का विलोम क्या होता है बताइए? होनी का विलोम अनहोनी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो इसके लिए बहुमत कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सरस शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो नीरस होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए जो चिरकाल तक रहे। इसके लिए सार्थक शब्द बताइए जो चिरकाल तक रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? चिर स्थायी कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आज के नेताओं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के नेताओं की कोई बराबरी नहीं हो सकती है। तो आप सभी को बराबरी का सही स्थान बताना है। बताइए बराबरी की जगह क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन बताइए सॉल्व का राइट आंसर। जैसे आज के नेताओं और स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के नेताओं की कोई भाई तुलना नहीं हो सकती है, ये आपका ठीक हो सकता है ना? डी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। बराबरी की जगह क्या होगा? तुलना हो जाएगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। अरे भगवान मेरी रक्षा करो, वाक्य शुद्धि हेतु रेखांकित स्थान पर उचित कारक क्या होगा? अरे की जगह क्या होगा बताइए? हे भगवान होना चाहिए भाई, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो ऑप्शन इस सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अरे की जगह क्या होगा? हे होगा। हे भगवान मेरी रक्षा करो। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? गाल फुलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए? भूख लगना, रूठ जाना या गुस्सा करना, इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। यानी गाल फुलाना यानी रूठ जाना। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है? शत्रु उस पर टूट गए, यानी शत्रु उस पर टूट पड़े होना चाहिए ना भाई। टूट गए की जगह क्या होना चाहिए? पड़े होना चाहिए था, यानी शत्रु उस पर टूट पड़े। तो इनमें से अशुद्धि कौन सा है? गए अशुद्धि है। सी ऑप्शन इस सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। मेज पर एक डिब्बा रखा है जिसमें मिठाई रखी है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा शब्द देशज है? मेज पर एक डिब्बा रखा है जिसमें मिठाई रखी है, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द देशज है? तो ध्यान रखिएगा डिब्बा शब्द एक देशज शब्द है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। सुआ पर्याय है, तो किसका सुआ पर्याय होता है बताइए? तो भाई सुआ तोते का पर्याय होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आगे बढ़कर स्वागत करना, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए? आगे बढ़कर स्वागत करना, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगवानी कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? दिए गए शब्द का उचित विलोम शब्द चुनिए। सौम्य का उचित विलोम शब्द बताइए क्या होगा? तो सौम्य का उचित विलोम शब्द क्या बनेगा? तो उग्र होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व को देखिए क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। कहीं से नया नया आया हुआ, तो इसके लिए सार्थक शब्द बताइए। कहीं से नया नया आया हुआ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? यानी नवागंतुक कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका पूरा क्वेश्चन पेपर तैयारी करवाने वाले बहुत अच्छी तरीके से। हम मैथ का आपको अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे।
टेंशन आप मैथ में मत लीजिए। जीके, हिंदी, रीजनिंग का मेरा टेंशन है, मैथ वो आपका टेंशन है, मेरा ही टेंशन है, हम उसको आप अलग से क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, सारा क्वेश्चन आपको डेली का डेली मिलता रहेगा अच्छी तरीके से। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो आशा का विलोम शब्द निराशा होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो साथियों किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है? जैसे गर्मी एक भाववाचक संज्ञा है, ममत्व एक भाववाचक संज्ञा है, घबराहट भी एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जो एटलस है ना ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को। जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो मुकदमा दायर करता है, तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो भाई वादी कहते हैं उसे, जो मुकदमा दायर करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, किसी वस्तु या पदार्थ को बेचने वाला, तो इसके लिए सार्थक शब्द क्या बनेगा? तो विक्रेता कहते हैं भाई, जो किसी वस्तु या पदार्थ को बेचता है यानी विक्रेता, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। सीधा शब्द का अर्थ निम्न में से नहीं है। सीधा शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? दाहिना है भाई, सरल है, जो टेढ़ा ना हो ये, लेकिन वाम नहीं है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है, वाक्य में झाड़ू शब्द कौन सा है? बताइए, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू होता है भाई, तो वाक्य में झाड़ू शब्द कैसा है? झाड़ू शब्द एक देशज शब्द है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि का मंच पर बहुत आदर किया गया। तो साथियों सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर वाक्य के रेखांकित अंश को बदले। इसमें तो भाई रेखांकित शब्द है ही नहीं, यानी यहां पे क्या होना चाहिए भाई? विद्यालय के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि का मंच पर बहुत आदर, बहुत नहीं होना चाहिए, भव्य स्वागत किया गया। यानी इसमें भाई यदि हम प्रश्न को ध्यान से देखें तो मंच पर बहुत आदर की जगह साथ ही इस पे रेखांकित किया गया होगा। तभी तो जैसे कि विद्यालय में कोई वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि आता है तो उनका मंच पर भव्य स्वागत किया जाता है भाई, आप सभी को मालूम होगा। यानी बहुत आदर की जगह क्या होना चाहिए? भव्य स्वागत किया गया। ये बिल्कुल ठीक है भाई, इस सवाल का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का भी हो गया। अब 10 क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग के सवालों को देखेंगे। तो ट्राई करिएगा रीजनिंग में कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन खुद से सही हो। सारे क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे, पहले अपने से ट्राई करिएगा, आप देखिएगा कि आप सवाल का राइट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। एक निश्चित कुट भाषा में टाइड को 2986 के रूप में और काइट को 8216 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में डी को कैसे कूटबद्ध किया गया है? हल करिए। जैसे देखिए टाइड है TIDE, टाइड में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है 2986। उसके बाद काइट है KITE, काइट में 4 अक्षर हैं तो इसके लिए 4 अलग कोड किया है भाई। पूछा किसका है? सिंगल डी का। जब सिंगल पूछता है तो हम कॉमन चेक करते हैं। टाइड में देखिए डी है लेकिन काइट में भाई डी नहीं है, इसका मतलब कि कॉमन वाला मेथड इसमें नहीं लगता है। यदि भाई काइट में डी रहता तो हमारा आसान हो जाता, क्योंकि कॉमन होता तो उसी प्रकार हम इनके कोड में कोई ना कोई नंबर कॉमन देख लेते, आंसर मिल जाता। लेकिन भाई डी तो केवल टाइड में है लेकिन काइट में नहीं है, इसका मतलब कि कॉमन वाला मेथड नहीं लेगा। दूसरा मेथड कौन लगता है जब कॉमन नहीं मिलता है? तो एलिमिनेट का। एलिमिनेट मेथड हम किस में लगाते हैं? जो इनका कोड हुआ रहेगा। एलिमिनेट मतलब क्या होता है? जो जो कॉमन रहता है उसको हम लोग हटा देते हैं। देखिए अब टाइड में 4 अक्षर हैं, 4 नंबर हैं और काइट में 4 नंबर है, तो हम इन नंबरों को एलिमिनेट करेंगे। जो 2-2 नंबर कॉमन दिखाई देगा उसको हम हटा देंगे। जैसे देखिए टाइड में 2 नंबर है, काइट में 2 नंबर है तो इसको हम लोग हटा देंगे। उसका देखिए 8 टाइड में है, 8 काइट में है तो इसको भी हटा देंगे। 6 आपका टाइड में है और काइट में भी 6 है तो इसको हटा देंगे। अब देखिए
टाइड में एक 9 नंबर बच रहा है और काइट में 1 नंबर बच रहा है। अब हमारा आंसर कौन सा होगा? हमने आपको बताया है जिसमें डी रहे उसी में आंसर होगा, यानी टाइड में डी है तो डी का क्या कोड होगा? 9 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसमें डी रहेगा उसी में आंसर होगा, यानी जो पूछा रहेगा जिसमें रहेगा उसी में आपका आंसर होगा। जैसे डी हमसे पूछा था, डी किस में है? टाइड में है, तो टाइड में केवल 1 नंबर बच रहा था, 9 नंबर, तो यही क्या हो जाएगा? डी का कोड 9 हो जाएगा, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। इस सॉल्व का राइट आंसर दीजिए। 6 व्यक्ति हैं, एफ जी एच आई जे और यस, एक सीधी रेखा में उत्तर के सम्मुख बैठे हैं। तो साथियों जैसे एक सीधी रेखा, पहले आप लोग दिशा ज्ञात कर लीजिए। जैसे आपका दिशा होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी उत्तर आपका ऊपर की तरफ है। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, मानिए आप ए हैं, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट साइड किधर होगा? यानी आपका दायां साइड किधर होगा? इधर होगा भाई। और हम आपसे कहे कि आपका बायां साइड यानी आपका लेफ्ट साइड किधर होगा? तो आप कह देंगे सर जी हमारा लेफ्ट साइड तो इधर होगा। आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तब आपका राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है। तो बस आपको यही सवाल में करना है। देखिए एक आपका सीधी पंक्ति है, जैसे इसमें हमें 6 व्यक्ति को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 पंक्ति हमने बना लिया, इसमें 6 व्यक्ति को बैठाना है। लेकिन हमें प्रश्न के हिसाब से देखिए हम वहां से शुरुआत करेंगे जहां से वो अक्षर मिल जाएगा जहां से उसके राइट साइड या लेफ्ट साइड में कोई नहीं बैठेगा। अब देखिए पहला लाइन पढ़ते हैं, एफ के दाएं कोई नहीं बैठा है। अब देखिए यहीं से हम सवाल शुरू कर देंगे भाई, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि एफ के दाएं कोई नहीं बैठा है, यानी भाई एफ को हम यहां बैठाएंगे तभी तो साथी एफ का राइट इधर हो रहा है, लेफ्ट का इधर हो रहा है, यानी एफ का बायां इधर है, राइट इधर है, यानी एफ को हम जब यहां बैठाएंगे यदि सबसे लास्ट में, तभी तो भाई एफ के राइट साइड में कोई नहीं बैठेगा, इधर कोई नहीं बैठेगा। तो यहीं से हम शुरुआत कर दिया सवाल को हल करना। अब दूसरा लाइन पढ़िए, एफ और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो भाई एफ तो ऑलरेडी यहां बैठा है, तो एफ और जे के बीच 3 व्यक्ति को बैठाना है, तो भाई जे को हम यहां बैठा देंगे। जब हम जे को यहां बैठाएंगे तभी तो देखिए एफ और जे के बीच में 3 व्यक्ति ये बैठ रहे हैं। कौन व्यक्ति बैठे अभी हमें नहीं मालूम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम बैठा दिया भाई एफ और जे के बीच में 3 व्यक्ति। अब तीसरा लाइन पढ़िए, जे और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जे ऑलरेडी यहां बैठा है, जी और के बीच में 2 व्यक्ति, यानी जी को हम यहां बैठाएंगे तभी तो साथी, तभी तो भाई जे और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। सवाल के हिसाब से ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। उसका देखिए एच जो है ना वो आई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी आई के बाएं दूसरे स्थान पर एच बैठा है। अब यहां से सवाल थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है। आई को हमें कहां बैठाएं कि उसके बाएं से दूसरे स्थान पर एच बैठे। तो भाई आई को हम यहां बैठा दें तो आई का लेफ्ट साइड किधर होगा, यानी बाएं साइड किधर होगा? इधर ही होगा ना भाई। तो देखिए पहले पे तो जे बैठा है, दूसरे पे एच यहां बैठ जाएगा भाई, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक पंक्ति अभी खाली है, तो यहाँ पे कौन अक्षर नहीं बैठा है तो इसको बैठा दीजिए। के नहीं बैठा है भाई, के है ना? नहीं के नहीं है भाई। एफ जी जे एच आई, यस नहीं बैठा है भाई, यस को यहां बैठा दिया जाए। अब देखिए 6 पंक्ति में 6 व्यक्ति बैठ गए। सवाल देखिए क्या पूछा है, यच और यस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? यच और यस के बीच में, यच यहां बैठा है, यस यहां बैठा है, तो इनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे, एक जे बैठा है और एक आई बैठा है, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 42 का सेकंड नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। आप सभी को समझ में आ चुका? किसी भी सवाल पे डाउट होगा तो आप जरूर बताइए, एक बार डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो भाई कल भी सवाल हमने ये कराया था, आज इस सवाल का राइट आंसर आप करेंगे। एक निश्चित गुण भाषा में a प्लस बी का अर्थ है कि a जो है ना वो b की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है कि a जो है b का भाई है, a गुणा b का अर्थ है कि a जो है b की पत्नी है, और a भाग b का अर्थ है कि a जो है b का पिता है। उपरोक्त के आधार पर यदि p माइनस क्यू प्लस आर गुणा यस भाग टी है तो p जो है ना वो t से किस प्रकार रिलेशन में है, यानी p t से किस प्रकार संबंधित है। तो साथियों हमने आपको सॉल्व करना बता दिया है।
जब इस तरह का समीकरण दे तो आप सभी को क्या करना है, कुछ करना नहीं है। जैसे देखिए हल करने का तरीका इस सवाल को, जैसे पहले आप सभी को P माइनस क्यू का रिलेशन चेक करना है। जैसे देखिए प्रश्न में माइनस का मतलब क्या दिया है, प्रश्न में ए माइनस बी का अर्थ है कि ये जो है ना बी का भाई, यानी यहाँ पे क्यू का भाई कौन हो जाएगा, P हो जाएगा। बस यही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस का, प्लस का, गुणा का, भाग का आपको रिलेशन बस देखना है सवाल में क्या दिया है। ए बी का आपको मतलब नहीं देखना है, यहाँ पे P माइनस क्यू प्लस आर गुणा यस और भाग टी का अर्थ देखना है भाई, ए प्लस बी का सहारा थोड़ा सा लेकर, ठीक है। उसका देखिए प्लस आर है। अब प्लस का मतलब देखिए प्रश्न में क्या दिया, ए प्लस बी का अर्थ है कि ये जो है ना बी की पुत्री, यानी यहाँ पे आर की पुत्री कौन हो जाएगी, क्यों हो जाएगी। आर की पुत्री कौन है, क्यों है। उसका देखिए गुणा यस है, ठीक है। गुणा का मतलब देखिए ए गुणा बी का अर्थ है कि ये जो है ना बी की पत्नी, यानी यहाँ पे यस की पत्नी कौन है भाई, यस की पत्नी कौन है, आर है। उसका देखिए भाग टी है। अब यहां से भाग का मतलब क्या दिया है, ए भाग बी का अर्थ ये जो है बी का पिता, यानी टी का पिता कौन हो जाएगा भाई, टी का पिता यस है। अब ये टी कौन बचेगा, इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं हो गया टी मैं, ये मेरा पिताजी यस, मेरे पिता की पत्नी यानी हमारी माता जी, हमारी माता की पुत्री यानी हमारी बहन हो जाएगी, हमारे बहन का भाई यानी मेरा भाई हो जाएगा। सवाल देखिए पी टी से क्या रिलेशन में है, तो पी पहला है और टी लास्ट में, यानी मेरा भाई हो जाएगा भाई, सिंपल सा पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया भाई ये सवाल कैसे हमने सॉल्व किया। जैसे एक बार फिर से आप समझ लीजिए, जैसे भाई लास्ट वाले अक्षर को टी को मैंने अपने आप को मान लिया, मैं, मेरे पिताजी यस, मेरे पिता की पत्नी आर यानी मेरी माता जी आर हो जाएंगी, आर की पुत्री क्यों है, यानी मेरी बहन भी तो हो जाएगी भाई, क्योंकि मेरी माता की ही पुत्री क्यों है तो मेरी बहन तो क्यों है, और क्यों का भाई पी है, यानी क्यों का मेरी भाई मेरी बहन क्यों है, तो क्यों की जो भाई लेगा वो मेरा भी तो भाई लेगा, तो यहाँ पे पी टी से क्या रिलेशन होगा, भाई से रिलेशन होगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके सभी को समझ में आया। अगला सॉल्व हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक निश्चित भाषा में TNRA को 28 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और LOPGVO को 42 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में JDS HKQB को कैसे कोडबद्ध किया जाता है। सवाल को हल करिए। तो दोस्त मेरे यहाँ पे देखिए, जैसे TNRA है इसका कोड 28 किया है ना। यदि हम इसका कोड करेंगे तो जैसे T होता 20, N होता 14, R होता 18, A होता 1, इसको जोड़ेंगे तो बहुत लंबा नंबर आ जाएगा। 20 14 34, 34 18 आपका होता है 52, 52 एक 53 हो जाएगा भाई। अब 28 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 56, यानी 53 का दुगना आधा करेंगे तो कितना होगा भाई, साढ़े आपका 27 साढ़े 26 हो जाएगा भाई। ये इसका रिलेशन नहीं मैच हो रहा है। यानी अब देखिए दूसरा रिलेशन, इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, इसमें देखिए दोस्त मेरे 4 अक्षर हैं। 4 का मल्टीप्लाई हम किससे में करेंगे तो 28 बन जाएगा, तो 7 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 बन जाएगा, 4 से 28। उसी प्रकार देखिए LOPGVO इसका कोड 42 दिया है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अक्षर हैं तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दिए 42 हो जाएगा। यानी भाई जितने अक्षर हैं उसको काउंट करा है और सिंपल इसमें 7 का गुणा कर रहा है भाई, है ना। अब देखिए जो पूछा है JDSHKQB, तो इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49 हो जाएगा भाई। हम क्या करें, टोटल 7 अक्षर इसमें, तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई करें ना भाई, तो 49 हो जाएगा। अक्षर को काउंट करने के बाद 7 का मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका कोडबद्ध कितना आएगा 49 आएगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या चाहिए बताइए। BCG EFJ HIM KLP क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क दिया क्या आएगा। तो साथियों हमने आपको बताया है जब अक्षरों का श्रृंखला दे तो आप सभी को केवल पहले अक्षर का रिलेशन बनाना है। तो इसको लिखिए, देखिए पहला B है, फिर उसके बाद E है पहला अक्षर, उसके बाद H है, उसके बाद K है, B होता है 2, E होता है 5, H होता है 8, K होता है 11, 2 से 5 +3
5 से 8 प्लस 3, 8 से 11 प्लस 3, उसी प्रकार 11 में 3 जोड़ देंगे 14, 14 पे कौन अक्षर आता है, यन आता है, तो हमारा आंसर यन से मिलेगा। या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब देखिए यन ओ दोनों में कॉमन है, तो हम डायरेक्ट तीसरे अक्षर का रिलेशन बनाएंगे, या तो टी आएगा या तो यस आएगा भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। या तो तीसरा अक्षर का रिलेशन हम जब बनाएंगे तो या तो टी आएगा या तो यस आएगा। देखिए जी का रिलेशन जे से बनाइए, जे का रिलेशन यम से बनाइए, यम का रिलेशन पी से बनाइए। इसको लिखते हैं पहले, जी जे यम और लास्ट में पी है। जी होता है 7, जे होता है 10, यम होता है 13, पी होता है 16। 7 से 10 प्लस 3, 10 से 13 प्लस 3, 13 16 प्लस 3, यानी इसमें प्लस 3 का रिलेशन है। 16 में 3 जोड़ देंगे 19, 19 पे यस, यन ओ यस, डी ऑप्शन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो आप सभी को ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। इस सवाल का आंसर बताइए। ई एफ जी एच जे के और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है सर जी, इसमें हमें कितने लोग को बैठाना है, 1 2, यानी ई एफ जी एच जे के एल यानी 7 व्यक्ति हैं, तो इसमें हमें 7 लोग को बैठाना है। 4 5 6 7, 1 सेकेंड फिर से बनाते भाई, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाते भाई। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन कंप्लीट करते आगे बढ़ेंगे। देखिए यल जो है ना, यफ के ठीक दाएं बैठा है, यफ के ठीक राइट साइड में यल बैठा है, यानी दोस्त मेरे यफ को यहाँ बैठा दीजिए तो यल को यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि यफ का राइट साइड किधर होगा, इधर ही होगा, और यफ का लेफ्ट साइड किधर होगा, यल होगा। सवाल क्या पूछा है, दायां साइड में, यानी यफ के राइट साइड में। दायां बाएं के तो आपको मालूम होगा भाई। ठीक है, ये आपका लाइन कंप्लीट होगा। पहला लाइन, यफ के ठीक राइट साइड में यल बैठा है। उसका दूसरा लाइन पढ़िए, यल के बाएं से गिनने पर यल और यच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। भाई यल के बाएं से गिनने पर, यानी यल के इधर साइड से, बाएं साइड से गिनने पर यल और यच के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यच को हम यहां बैठा देंगे, तभी तो भाई यल और यच के, वो भी यल के बाएं साइड से, यल और यच के बीच में 3 व्यक्ति हैं, एक ये है एक ये है, एक ऑलरेडी यफ बैठ चुका है। ठीक, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा लाइन पढ़िए, यफ के बाएं से गिनने पर यफ और जे के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए यफ तो ऑलरेडी यहां बैठा है, यफ के बाएं से गिनने पे, यानी इधर भाई, इधर ही, यफ के इधर ही साइड में, यफ के बाएं से गिनने पर यफ और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे, यानी जे को इस बार हमें भाई यहां बैठाना पड़ेगा, तभी तो भाई देखिए यफ के बाएं साइड से गिनने पर यफ और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गई। यदि साथ ही सवाल बोलता है कि यफ और जे के बीच, यानी यफ के राइट साइड गिनने पर यफ और जे के बीच में 2 व्यक्ति हो, तो हम इधर बैठा देते हैं। देखिए 2 व्यक्ति, लेकिन इस बार राइट साइड इधर ही है ना भाई। ठीक है, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए मेरे दोस्त अगला लाइन पढ़िए, ई जो है ना वो के ठीक दाएं बैठा है, यानी के ठीक दाएं ई बैठा है, तो भाई के को यहां बैठा दीजिए, ई को यहां बैठा दीजिए। ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। अभी देखिए एक बॉक्स बच रहा है, यहाँ पे कौन नहीं बैठा है भाई, के बैठ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे कौन नहीं बैठा है भाई, जी नहीं बैठा है भाई, जी तो बैठा दीजिए। देखिए कंप्लीट हो गया। सवाल देखिए पढ़िए क्या पूछा है लास्ट लाइन में, के दाएं से गिनने पर, के दाएं से गिनने पर यफ और के बीच में, भाई के और यफ के बीच में तो केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, ई बैठा है, यानी 1 हो जाएगा। इस सवाल का पहला ऑप्शन हो जाएंगे। सभी को समझ में आया। सवाल देखिए क्या पूछा है लास्ट लाइन में, के दाएं से, के देखिए मेरे दोस्त कहां बैठा है, कि यहां बैठा है ना, के दाएं से, के का दाएं किधर होगा, इधर ही होगा, तो के दाएं से गिने पर यफ और के बीच, यफ तो ऑलरेडी यहां बैठ चुका है भाई, तो के राइट साइड गिने पर के और यफ के बीच तो केवल ई बैठा है भाई, यही ई अकेला बैठा, यानी पहला ऑप्शन, एक व्यक्ति बैठा ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या बनेगा, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों यहाँ पे समीकरण दिया है, प्लस माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है इस समीकरण में आपको, उसके बाद बॉडमस के नियम अप्लाई करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले समीकरण को बना लेते हैं,
41 प्लस है तो माइनस में रख देंगे भाई, प्लस की जगह माइनस रखना है। 8 भाग है तो गुणा में रख दीजिए। 6 माइनस है तो प्लस में रख दीजिए। 24 के बाद देखिए गुणा है तो भाग में रख दीजिए। समीकरण तैयार है, इसमें बॉडमस के नियम अप्लाई कर दीजिए। 41 माइनस 8 छंग 48 इधर से हो जाएगा, प्लस 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 बार में आ जाएगा। अब ये प्लस 12 है और ये प्लस 41 कितना हो जाएगा, प्लस 53 में हो जाएगा। 53 में से 48 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी सॉल्व का बी ऑप्शन राइट आंसर बनेंगे। ठीक है, अगला सॉल्व को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा। दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 54, 55, 58, 63, 70 भाई साहब। 54, 55, 58, 63, 70 क्या आएगा बताइए, सॉल्व करिए। नंबरों का श्रृंखला दिया, नंबर बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ ऐड किया है। 54 से 55 प्लस 1 किया, 55 से 58 प्लस 3 किया है, 58 से 63 प्लस 5 किया है, 63 से 70 प्लस 7 किया है। 1, 3, 5, 7 यानी ये विषम संख्या चल रही है, तो उसी प्रकार प्लस 9 कर देंगे भाई, क्योंकि 1, 3, 5, 7 9 आएगा। उसके बाद 70 9 कितना होगा, 79 होगा, यानी 79 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर बनेंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। एक निश्चित तरीके से MH45 KF 40 से संबंधित है, उसी प्रकार TN 35 RL 30 संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए ZI 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्त मेरे, MH45 इसका रिलेशन KF 40 से। हमने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया, जब अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले आप सभी को नंबर को हल करना है। देखिए 45 से 40 किया, यानी इसमें तो -5 किया है। अब उसके बाद देखिए हर एक अक्षर का कोड कर लेते हैं। M 13 होता है, H 8 होता है, K होता है 11, F होता है 6, 13 से 11 -2, 8 से 6 -2, यानी भाई अक्षर में तो -2 हुआ है, लेकिन नंबर में -5 हुआ है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, TN 35 इसका रिलेशन RL 30। देखिए नंबर पे हल करिए, 35 से 30 यानी 35 में से -5 किया है। T होता है 20, R होता है 18, देखिए 20 से 18 -2 इसमें, N 14, L 12 इसमें -2, यानी -2 -5 का रिलेशन है। तो पूछा किसका है, ZI 25 -2 -5, यानी नंबर है हमारा तो 20 आएगा। पहला ही ऑप्शन है भाई, और कोई नंबर में देखिए 20 तो दिया ही नहीं है। आपका 30 दिया है, 25 दिया है, 25 दिया है ना दोस्त मेरे, यानी पहला ही ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे भाई। केवल नंबर को हल करने में हमारा आंसर मिल गया। अब यहाँ से आप जैसे Z 26 होता है, I 9 होता है, तो इसमें से माइनस करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 26 में से 2 घटाएंगे 24, 24 पे कौन आता है, X आता है। 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 पे कौन आता है, G, XG 20। देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेंगे। तो चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का सॉल्व करते हैं काफी अच्छी तरीके से। यदि शब्द ग्रुपी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए ग्रुपी GROUPIE ग्रुपी शब्द दिया है, तो इनमें प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, यानी जैसे ABCDEF, लेकिन आपको इस ग्रुपी शब्द का सहारा ही लेकर, इसके अलावा कोई दूसरा अक्षर आपको सेट नहीं करना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित के रूप में। ठीक है, देखिए पहले A नहीं है, B नहीं है, C D E देखिए तो E यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ग्रुपी में लास्ट अक्षर E है। EF नहीं है, G देखिए यहाँ हो जाएगा भाई। उसको देखिए GHI है ग्रुपी में, तो I यहाँ आ गया भाई। I ABCDEFGHIJKLMNO देखिए है भाई। O यहाँ से P देखिए भाई अपना पोजीशन पे आ गया, P क्यों नहीं है, R है तो R यहाँ पे हो जाएगा, RSTU यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए केवल एक अक्षर भाई P अपना पोजीशन अपरिवर्तित रहेंगे, यानी केवल एक अक्षर है, यानी इस सवाल का C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथियों ये आपका पूरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। लगातार दोस्त मेरे आपके लिए क्लासें आ रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप सभी को डेली क्लास करनी है SSC GD एग्जाम 2026 के लिए। समय बहुत कम है, अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम कराएंगे आपके लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो बस आपको काम करना है कि डेली क्लास करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ऐसे ही लगातार क्लास आप सभी के बीच आएगी। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
तैयारी आप लोग करिए मेहनत से, एक सीट पक्की करनी है। एक ही घंटे में आपको पूरे 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।